हेलो फ्रेंड्स, सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1। इस डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स and different type of the data structure, as well as which type of operations we can perform on the data structure that we will see today. एक बार पुनः आपका CS की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक। पिछली कक्षाओं में हमने फंक्शंस हुआ, रिकर्सन फंक्शंस हुए और one more things, modules. These things we have discussed in the previous videos, so now this is a new topic for you. Today we will discuss these introductions, data structure, different data structures and operations on data structure. So now we will see one by one. अभी मैंने आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिख रही हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स की पिक्चर है और इसके नीचे कुछ ये लाइब्रेरीज़ की पिक्चर्स हैं। ये दो पिक्चर्स मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हुई हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दीज टू पिक्चर्स? कि लाइब्रेरी में आपको दिख रहा होगा कि कुछ उसको फूड सर्व किया जा रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, वेटर उनके पास में खड़ा हुआ है एंड उनके ऑर्डर को सर्व कर रहा है। यहाँ पर भी वेटर उनके ऑर्डर को सर्व कर रहा है। और सेकंड, उसमें आपको लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जहाँ लाइब्रेरियन बच्चों के साथ खड़ी हुई हैं और दे विल इश्यू सम बुक्स और एज वेल एज रिसीव सम बुक। और यहाँ पर सेकंड में भी बच्चों से लाइब्रेरियन कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो वाई वी have displayed these two pictures of restaurant and libraries before you? First we will discuss these two things. For example, हम जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में भी हमारे पास क्या होता है कि बुक्स का कलेक्शन होता है, बुक अलग अलग रैक्स में लगी होती हैं एंड दिस थिंग इज़ डन बाय द लाइब्रेरियन। कि आपकी जो साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं दैट आर प्लेस्ड इन द वन शेल्फ एंड डिफरेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और ऑफ अदर सब्जेक्ट्स बुक्स आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो वाई शी डू दिस फॉर यू? वो ऐसा आपके लिए क्यों करती है ना? क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको सारी बुक्स हैं, आपकी रखी हुई बुक्स हैं, वो ऐसा नहीं करती। आपकी बुक्स एक साथ ही सारी शेल्फ में रख देती। तो क्या होता कि व्हेन यू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू सर्च द साइंस बुक, सो इट विल टेक टाइम। तो यू हैव टू सर्च योर स्पेसिफिक इन अ ग्रुप ऑफ बुक्स। आपको उस पूरे ढेर में सारी बुक्सों में से आपकी पर्टिकुलर बुक्स को सर्च करना पड़ता है। तो इट विल टेक टाइम और आपको बड़ा सा ये अच्छा भी नहीं लगता कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो दीज थिंग्स कि आपकी साइंस वाली सेल्फ में आपके लाइब्रेरी ने सारी बुक्स साइंस की अरेंज कर दी, मैथमेटिक्स वाले सेल्फ में सारी मैथमेटिक्स की अरेंज कर दी, या स्टोरीज बुक है सो सी हैव अरेंज दिस बुक इन द पर्टिकुलर सेल्फ एंड ऑल्सो दे विल अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अगर उन्होंने आपकी साइंस की बुक को इंडेक्सिंग दे के अरेंज की है या फिर इंडेक्सिंग को कैरेक्टर्स की फॉर्म में दी है कि आपकी बुक्स को सीक्वेंस लगा के रखा है और हर एक बुक का एक नंबर कर दिया, ऐसा ही होता है लाइब्रेरी में। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको किसी भी बुक्स को, लाइब्रेरियन को भी उनको बुक्स को ढूंढने में आसानी उस सेल में, और आप भी जाएं तो आपको भी क्या हो कि बुक ईजिली मिल जाए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि लाइब्रेरियन ने आपके लिए एक व्यवस्था कर दी जिससे आप व्हेन एवर यू गो टू द लाइब्रेरी यू फाउंड योर बुक ईजिली। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ते हैं, आपकी बुक आपके पास ईजिली, और आपको ईजिली आपकी बुक आपके पास मिल जाती है। In the second diagram, restaurants, we have placed the order, हमने ऑर्डर दिया और सेकंड पिक्चर में भी ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारा कुछ समय बाद जो हमारा फूड सर्व है। बट सपोज़ मैंने ऑर्डर दिया यहाँ पर कि भाई मुझको आज
कुछ मटर पनीर खाना या फिर दाल मखानी चाहिए या फिर हमको कोई रोटी चाहिए या फिर स्टफ़ चाहिए, कुछ भी चाहिए हुए, अलग अलग चीज़ें चाहिए। मैंने ऑर्डर तो दिया वहाँ पर ऑर्डर देने के बाद मेरे पास एक चीज़ तो आ गई, सपोज़ दाल मखानी तुरंत आ गई, बट वी हैव टू वेट फॉर द चपाती और अदर डिशेस। तो बड़ा हमको गुस्सा सा आएगा कि भाई ये हमारे पास हमको पूरा एक साथ चीज़ें नहीं मिल रहा। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपको ढंग से अपनी चीज़ों को अरेंजमेंट नहीं करा, उनके पास प्रॉपर आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा। और जहाँ आपको वेट करना पड़ेगा तो यू बिकम द नॉ एंड आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आए हैं। पर अगर रेस्टोरेंट में ऐसा हो जाए कि सभी बुक्स चीज़ें आपके पास व्यवस्थित हों कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत ही आपके पास पहले मटर पनीर आ जाए, फिर आपकी चपाती आ जाए, फिर राइस आ जाए, एनीथिंग व्हाट्सएवर यू वांट दैट विल बी कम बिफोर यू, आपके पास आ जाए तो आपको अच्छा। तो ये कुछ व्यवस्था है ऑर्गेनाइजेशन की जिससे हमने यहाँ पर आपको ये बताया है कि आप अपनी चीज़ को ईज़िली वे में चाहते हैं और विदाउट एनी डिले चाहते हैं कि आपको अपनी चीज़ कैसे मिल जाए, ईज़िली वे में मिल जाए और विदाउट हमको कोई एफ़र्ट्स करना पड़े, डिले करना पड़े। कि अगर लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ा तो यू विल सफ़र। तो जैसे यहाँ पर लाइब्रेरियन ने आपका काम किया है कि आपकी बुक सपोज़ उनको प्रॉपर वे में अरेंज कर दी, इंडेक्सिंग फॉर्म में अरेंज कर दी जिससे आपको ईज़िली मिल जाए, या फिर आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हों वो आपकी चीज़ें पूरी अरेंज कर दें कि आपको वेट नहीं करना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि हमको बड़ी ईज़िली चीज़ें अवेलेबल होगी। इन द सेम वे दिस आपका जो लाइब्रेरियन का रोल है, रेस्टोरेंट मैनेजर का रोल है, ये हमारे यहाँ कौन परफॉर्म करता है? डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारे यहाँ कौन परफॉर्म करता है? इन द टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर वी कैन से दिस रोल इज़ परफॉर्म बाय द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपके डेटा को कंप्यूटर्स के अंदर एक एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करके रखता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस दिस डेटा, सो यू गेट दिस डेटा विदाउट एनी डिले इन द प्रॉपर वे। जब भी आप चाहो तो प्रॉपर वे में आपके साथ एक्सेस होकर आ जाए और आपको वेट नहीं करना पड़े और वो सही से अरेंजमेंट हो। कि डेटा को ढंग से अरेंजमेंट का काम भी मेमोरी में कौन करता है? डेटा स्ट्रक्चर करता है, एज वेल एज वी कैन एक्सेस द डेटा इन द प्रॉपर वे विदाउट एनी डिले। तो ये काम भी हमारा कौन करता है? डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट issue we can say in terms of the computer programming। और हम इसके थ्रू अपने डेटा को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं, व्यवस्थित करके रख सकते हैं, जिससे हमारे पास इजीली डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर, डाटा का स्ट्रक्चर की हम डाटा को कंप्यूटर्स की मेमोरी में कैसे स्टोर करके रख रहे हैं जिससे हमको वो ईज़िली अवेलेबल हो जाए। यानी वी कैन से डाटा स्ट्रक्चर इज इक्वलेंट टू इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरियन, और इन रेस्टोरेंट वी कैन से रेस्टोरेंट मैनेजर। सो वी कैन से कि हमारे पास अगर हमको ईज़िली अपना डाटा को एक्सेस करना है या फिर चाहिए है तो हमको क्या होना पड़ेगा? डाटा को ईज़िली हम एक्सेस करके रख सकते हैं और ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। हियर सम डेफिनेशंस बिफोर यू। डेटा स्ट्रक्चर आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस एंड वर्क विद एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का मेनली वर्क क्या है? आपके डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करके रखना जिससे हम वो ईज़िली एक्सेस कर सकें। Data structure is a particular way of storing and organizing information in a computer so that it can be retrieved and used productively। मतलब अगर हमने ढंग से उस तरह करके रखा है तो रेस्टोरेंट में आपको इजीली खाना मिल जाएगा, या फिर लाइब्रेरी में इजीली बुक्स मिल जाएंगी, या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में भी जाते हो, शॉपिंग मॉल में अगर चीज़ें व्यवस्थित क्रम में रखी हुई हैं तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आइटम विद इन अ सेकेंड। डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम ग्रुप ऑफ डेटा of different data type which is stored in a specific way and processed as single unit। डाटा स्ट्रक्चर की को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारे आइटम्स है या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। एक ही बार में सिंगल यूनिट के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर इज आर सूटेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब
ये कह सकते हैं कि हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अगर हमको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है कि हमको ऐसी लाइब्रेरी में अरेंज करना है कि हमारी कुछ बुकें स्टोरीज़ वाली एक सेल्फ में हो जाएं, या फिर हमारे पास साइंस वाली बुक दूसरे में हो जाए, या मैथमेटिक्स वाली तीसरे में हो जाए, तो वी हैव टू यूज़ अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। और रेस्टोरेंट्स में या शॉपिंग मॉल्स में हम चाहते हैं कि हमारी जो आइटम्स है वो नए पहले तो कैटेगराइज ही हो जाए, और जो नए हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पर ऐड हो जाए। तो इसके लिए भी हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर अभी इनको देखते हैं वन बाय वन। सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ नाउ क्लियर टू यू। डेटा स्ट्रक्चर एक प्रकार से कह सकते हैं हमको एक ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डेटा मेमोरी के अंदर एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है। और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का मतलब लेटर ऑन वी कैन एक्सेस दैट डेटा विदाउट एनी डिले, और फ्रीक्वेंटली वी कैन एक्सेस, रैंडमली वी कैन एक्सेस। अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। डेटा स्ट्रक्चर और उसके टाइप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है कंप्यूटर्स में, उसको जानने से पहले हम कुछ ये भी जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। डेटा टाइप भी हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ योर डेटा, कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कराना चाह रहे हैं। लाइक होल नंबर की, फ्रैक्शन नंबर की, कैरेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, या ट्रू फॉल्स है, या डेट ऑफ बर्थ है। विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू गेट स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम उसके लिए डेटा टाइप, और आपने कई डेटा टाइप यूज़ भी करे हुए हैं। ये इंट हुआ, या इस तरह की वैल्यू आपने स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर यूज़ किए हुए हैं। बट डेटा टाइप, जैसे हम इंट की वैल्यू कह सकते हैं, तो अगर इंट का मतलब है कि हमारे पास दो, वी वांट टू, अगर इंट डेटा टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं मतलब वी वांट टू रिप्रेजेंट टू होल नंबर। अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट टू फ्रैक्शनल वैल्यू। इफ़ वी कैन से कि वी आर रिप्रेजेंटिंग टू वर्ड्स, तो वी कैन से वी आर सेइंग दैट स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जो डेटा टाइप होते हैं इन पर ऑपरेशंस भी अलग अलग होते हैं। लाइक कि हम दो होल नंबरों को पे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट एक नंबर को किसी करेक्टर से ऐड नहीं कर सकते, या फिर हम किसी स्ट्रिंग से ऐड नहीं कर सकते। मतलब दो डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम क्या नहीं कर सकते, उन पे ये प्लस ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ठीक है। पर अगर मान लो दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, या दो करेक्टर्स हैं, तो उन पे हम प्लस तो कर सकते हैं पर माइनस नहीं कर सकते, या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो डेटा टाइप जिस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करता, उसी तरीके के ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन दैट डेटा टाइप। देखते हैं। देखिए, डेटा टाइप इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू along with the well defined operations। मतलब जिस तरीके की वैल्यू होगी उसी तरीके के ऑपरेशंस उस पर हो सकते हैं, और किसी तरीके के ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी वाली मैंने बताया इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप्स, और ये हम पढ़ भी चुके हैं 11th क्लास में काफ़ी कुछ। तो आपके पास इस तरीके के, तो उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस भी हैं। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। तो ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रकार से टाइप है, जिनको हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा टाइप मीन टाइप ऑफ योर डेटा एंड वेल डिफाइंड ऑपरेशन। उस डेटा टाइप पर स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे हम कह दें कि यहाँ पर हम 2+3 कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें कि हम आपसे लिख दें कि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि 2 प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज डेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, क्योंकि ये प्लस ऑपरेशन विल वर्क विद द इंटीजर नंबर। बट अगर हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप की यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, या हम 2.5 कर दें इस तरीके के। तो
उस डेटा टाइप के साथ से उनकी वैल्यूज़ को, और हमारे पास कौन कौन से हैं, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। अब आपके सामने एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डायग्राम, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, आपके पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप के डिफाइन है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास कौन सा, एरे है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, फाइल। यानी प्रिमिटिव आर दोज विच विल नॉट कंपोज फ्रॉम एनी अदर डेटा टाइप, जो अपने आप में किसी से मिलके नहीं बनेंगे। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप कह सकते हैं विच इज़ कंपोज्ड फ्रॉम प्रिमिटिव, जिसमें प्रिमिटिव से मिलके बनेंगे। और यहाँ पे देखिए लिस्ट को भी दो पार्ट में बनाया गया क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर लिस्ट को भी आप लीनियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर बना सकते हैं ग्राफिक्स और ट्रीज। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स के जो हम पाइथन में पढ़ेंगे, एक ब्रॉड कैटेगरीज है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव लगभग वी विल डिस्कस इन द 11th क्लास, इंटीजर, फ्लोट किस लिए होता है, स्ट्रिंग, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एरेज है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इन सभी को। और जो लिस्ट ही हमारा इम्पोर्टेंट एक प्रकार से रहेगा, जिसमें हम लीनियर और नॉन लीनियर लिस्ट को सीखेंगे। लीनियर लिस्ट मतलब लिस्ट विल अरेंज इन अ लीनियर वे, रेखीय, एक ही लाइन की फॉर्म में रहेंगे। और नॉन लीनियर्स में इट विल नॉट अरेंज, लिस्ट विल नॉट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वे, एक ही लाइन में नहीं होगी, एक के नीचे एक, या फिर ग्राफ और टी के शेप में होंगे। तो स्टैक क्यू भी हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ्स एंड ट्रीज भी पढ़ेंगे। तो एक ब्रॉड कैटेगरी है डेटा स्ट्रक्चर्स की, जो आपको हेल्प करेगी डेटा स्ट्रक्चर को समझने में। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक एक करके डेटा स्ट्रक्चर को। जनरली हम प्रिमिटिव तो डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस दिस डेटा टाइप्स इन द 11th क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नॉन प्रिमिटिव। इसमें एरेज क्या होते हैं, तो एरे और लीनियर लिस्ट। एरे आप कह सकते हैं एक प्रकार से ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, है ना। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन का अगर हमें ग्रुप बनाना है और एक तरह प्रोसेस करना है तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में आप कर सकते हैं कि लिस्ट भी इज इक्वलेंट टू द एरे वी कैन से। तो यहाँ पे जैसे आपको ये वैल्यू है 1 2 4 8 16 32, तो ये एक प्रकार की वैल्यू है। और लिस्ट में तो हम कह सकते हैं कि हम दूसरी प्रकार की वैल्यू भी, मतलब हेट्रोजेनियस वैल्यू भी कर सकते हैं। पर एरे में वी कैन रिप्रेजेंट ओनली अ होमोजीनियस वैल्यू। जैसे 1 सभी इंटीजर वैल्यू है, सभी होल नंबर है, एक ही वैल्यू ना तो फ्रैक्शन है, ना ही करेक्टर है, ना ही स्ट्रिंग है, तो हम कह सकते हैं इट विल रिप्रेजेंट टू एरे। और इसकी इंडेक्सिंग वैसी ही होती है जैसे लिस्ट की होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी। और लास्ट में से हमारी क्या कह सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -12। तो डिफरेंट मॉडल से हम एरेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। नंपा एरे के थ्रू भी एरे बना सकते हैं। तो एरे भी डेटा स्ट्रक्चर है, पर वो वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकता है, लीनियर फॉर्म में, एक के बाद एक। जैसे आप देख रहे हैं लीनियर फॉर्म में 1 के बाद 2, उसके आगे लगा हुआ 4, एक लाइन की फॉर्म में, 4 के आगे 8, 8 के आगे 16, 16 के आगे 32। और क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी है, मतलब कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या है 32। तो इस तरीके से एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। देख लेते हैं एरे में, तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। एरे इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट डेटा टाइप और थ्रू नंपा एरे। हम इसको लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लिस्ट में हम केवल सिमिलर वैल्यू स्टोर करने हैं तो वी कैन से लिस्ट वर्क एज अ एरे। और नंपा एरे भी है, नंपा एरे के थ्रू भी हम एरेस को बना सकते हैं। नंपा मॉडल्स को भी इंक्लूड करना है, 11th क्लास में हम लोगों ने करा हुआ है, इसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकेंड डेटा टाइप है, हमारे पास लीनियर लिस्ट में ही लीनियर डेटा टाइप में स्टैक। स्टैक से मतलब है, जैसे हमको यहाँ पे डायग्राम कुछ हमने आपके सामने रखे हुए हैं,
स्टैक एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम डेटा को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं। जैसे आपको सामने दिख रहा है, ट्रेज मैंने रखी हुई हैं, यहाँ पे प्लेट्स रखी हुई हैं एक के ऊपर एक। अब आप ये कह सकते हो नई प्लेट आएगी तो कहाँ रखी जाएगी? नई प्लेट कहाँ रखी जाएगी? टॉप पर, सबसे ऊपर। ठीक है, तो यानी स्टैक में इंसर्शन कहाँ से होगा, या नया डेटा आएगा वो कहाँ इंसर्ट होगा? ऊपर। और हम आपसे कहें कि अगर हमको इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, कोई डाटा हटाना है, तो डिलीशन कहाँ से होगा? वो भी टॉप से होगा। तो स्टैक में हम ये कह सकते हैं कि इंसर्शन विल एंड डिलीशन विल बी डन एट द वन एंड, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक। जैसे यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आपके पहले की खाली स्टैक थी, खाली हमने एक मेमोरी रखी है, फिर एक नंबर को हमने पुश करा। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश मतलब इंसर्शन और पॉप मतलब डिलीशन। तो मैंने पुश करा तो एक वैल्यू पुश हो गई। अब जो मैंने 1 के ऊपर सेकंड वैल्यू 2 करी तो वो कहाँ हो जाएगी? उसके बाद पुश हो जाएगी। तो 1 के ऊपर क्या लग गया? 2। ऐसे ही अगर हम जो स्टैक अब हमारी 1 2 हो गई, इसमें पॉप कर दें तो पॉप कौन सा होगा? पहले 2 हट जाएगा, पॉप होता रहेगा। इस तरीके से यहाँ भी स्टैक देखिए आप, टॉप कौन सा है? आप ABCDE स्टैक के आइटम्स है, टॉप पे कौन सा? E। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, पॉप ऑपरेशन चलाते हैं, तो कौन सा हटेगा? पहले E। और रिमूव देखिए कौन सा हो गया? E। और बचा क्या स्टैक में? ABCD। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में डाटा हम कह सकते हैं इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि नया डेटा आएगा तो वो टॉप पे इंसर्ट होगा, और अगर कोई नए डेटा, हम पुराने डेटा को हटाएंगे तो हटाएंगे भी पहले किसको? जो टॉप पे, कहीं से भी नहीं हटेगा। इंसर्शन विल डिलीशन विल डन एट वन एंड विच इज़ कॉल्ड टॉप। और स्टैक हमारे पास इसी तरह कह सकते हैं कि स्टैक हमारे पास क्या कर सकता है? लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन। देखिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अगर हम किसी एप्लीकेशंस को बनाने में कर रहे हैं तो हमें मान के चलें कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी लास्ट से इंसर्ट होगी, फर्स्ट आउट होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट कह सकते हो आप। लिखा हुआ है इंसर्शन डिलीशन टेक प्लेस एट टॉप इन कंप्यूटर यूज टू एवलुएट द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस में कैसे होगा? जैसे कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लाइक जैसे हमने लिखा A+, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे लिख दें, जैसे हमने लिखा A+B+C लिख दी, ये एक एक्सप्रेशन है। तो कंप्यूटर विल evaluate this expression to arrange these variables, or we can say operand A, B, C, or operations plus internally by converting it into a stack form। पहले मेमोरी में A जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर B जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर मतलब पहले इस एक्सप्रेशन को वो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लाइक दिस एक्सप्रेशन कि आप समझ लीजिए कि A, B+ इस तरीके के ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? स्टैक के एप्लीकेशन अभी हम आगे नए चैप्टर पढ़ेंगे कि जो एवलुएट करने का तरीका होता है, पहले जो सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो हमारा A+B+C है, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट लाइक दिस ऑपरेशन वेयर ऑपरेटर विल कम आफ्टर द वेरिएबल। और फिर स्टैक में पहले A जाएगा, फिर B जाएगा, फिर प्लस जाएगा। तो A और B की वैल्यू में प्लस हो जाएगा, जो वैल्यू हो जाएगी वो स्टोर में, स्टैक में स्टोर हो जाएगी। फिर उसके ऊपर क्या जाएगा? C जाएगा, और फिर उसके ऊपर प्लस जाएगा। तो इस तरीके से वो एवलुएट करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स में आप किसी भी एक्सप्रेशन को इंटरनली एवलुएट करने के लिए कंप्यूटर फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू द पोलिश नोटेशन। और फिर पोलिश नोटेशन मतलब ये जो हमारा नोटेशन है, यही नोटेशन को हम क्या कह सकते हैं? पोलिश नोटेशन, यानी पोस्ट पोलिश नोटेशन कह सकते हैं हम इसको। और बाद में इस पोलिश नोटेशंस के थ्रू हम क्या कर पोलिश नोटेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम पहले A की वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर करेगा, फिर B की, फिर उन दोनों के बीच में प्लस, देन C की वैल्यू आएगी, फिर उन दोनों के बीच में क्या करेगा? इस तरीके से हमारा जो भी एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई अर्थमेटिक फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा वो किस में हो जाएगा? हमारा आंसर तो वैसे ही आएगा जैसे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में देखें, पर इंटरनली कंप्यूटर विल कन्वर्ट
इन पुलिस नोटेशन एंड स्टैक की हेल्प से उसे सॉल्व कर देगा। तो ये भी एक व्यवस्था है डेटा को अरेंज करने की, स्टैक इज द वे फॉर अरेंजिंग द डेटा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्यू। हमारे पास नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्यू है। क्यू को भी हम देख लेते हैं, है ना। ये जैसे क्यू बनी है, सिंपल क्यू है, ओपीडी की क्यू है कि कोई पेशेंट जा रहे हैं, वो ओपीडी में उनको दिखाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो काफ़ी पेशेंट लगे। तो आप बताइए कि ओपीडी में जाएंगे तो सबसे पहले किस पेशेंट को देखा जाएगा? ये जो मैडम लगी हुई हैं, सबसे पहले इनको ही देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि ये फर्स्ट में लगी है। और जो नया पेशेंट आएगा वो कहाँ, वो उस क्यू में कहाँ लगेगा? वो लगेगा इन बाइसेप के पीछे लगेगा। तो वी कैन से ये फ्रंट हो गया और ये क्यू का क्या हो गया? रियर हो गया। और जो क्यू होता है, यानी डॉक्टर पहले जो फ्रंट में लगा है उनको देखेगा, देन शी विल गो टू एट होम देखने के बाद, और जो लास्ट में लगा हुआ नए पेशेंट कहाँ जाएगा? इनके पीछे लग जाएगा। इस तरीके से ओपीडी में हम कह सकते हैं दिखाया जाता है। तो देखने वाले क्रम में फर्स्ट सबसे पहले किसको देखा जाएगा? मैडम को। और जो कोई नया आएगा वो कहाँ ऐड होगा? लास्ट में। और यानी हम कह सकते हैं कि इस क्यू में जो इंसर्शन होगा वो लास्ट पे होगा और जो डिलीशन होगा वो कहाँ से होगा? फर्स्ट से होगा। इस व्यवस्था में कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले हटेगा। स्टैक क्या आती? लीफ होती है, और हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहाँ पर भी क्यू है। अब क्यू में क्या है? जैसे क्यू में सबसे आगे जो लगा उसको फ्रंट बोलते हैं, और जो लास्ट में लगा रहता है उसको एंड भी बोलते हैं, पर पूरे टर्म में यहाँ क्या बोलते हैं? रियर। तो मतलब कुछ भी नया आइटम नहीं लगने से पहले हमारी ये क्यू है। जैसे ही मैंने क्या करा, ए हटाया, यानी मैडम को जो मैं ऊपरी डायग्राम में दिखा रहा था यहाँ पे उनको ए से आप मान लो, तो पहले कौन सा हटेगा? ए क्या हो जाएगा? क्यू से रिमूव हो जाएगा। अभी फ्रंट कौन बन गया? बी। सी और रियर कहाँ रहा? वही रहा। यानी ए पे अगर हम फ्रंट को से एलिमेंट से जो हट जाएगा तो उसके पीछे वाला जो है वो क्या बन जाएगा? फ्रंट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारी पहले है क्यू, इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट, हम डी एक नया एलिमेंट क्या किया? इंसर्ट कर दिया। तो हमारा इंसर्ट होने के बाद कहाँ लग जाएगा? देखिए डी किसके पीछे लग गया? सी के पीछे लग गया। तो ये हमारा क्या है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू है, इन क्यू बोल सकते हैं कि इसमें हमारा, तो हमारे पास ये ध्यान रखिए कि क्यू में जो डेटा को लगाने का सीक्वेंस है वो लास्ट में लगेगा, यानी रियर एंड पे डेटा नया इंसर्ट होगा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और हटेगा कहाँ से? फर्स्ट आपके डेटा से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस व्यवस्था में हम ऐसा कर सकते हैं क्यू फॉर्म में। ठीक, हम इस तरीके से भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं क्यू के बारे में। Queue data structure refers to list stored and accessed in special way, FIFO, first in first out. Insertion take place at front and deletion take place at rear end. Insertion कहाँ कर लेगा? फर्स्ट में, और rear कहाँ होगा? लास्ट में। रिजर्वेशन की एग्जाम्पल है तो हम इनको देख चुके। अब देखते हैं हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट या लीनियर लिस्ट भी कह सकते हैं आप। अब लिंक लिस्ट भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि एरे में हमारी वैल्यूज़ की थी क्या? एक के पीछे एक लगी हुई थी, है ना। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कई लिस्टों को हम लिंक कर सकते हैं ना। डाटा विल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एंड लिस्ट को हम आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो क्या होता है कि जो भी लिस्ट बनती है, ठीक है, जैसे एक लिस्ट यहाँ पे बन रही है लिंक, यहाँ पे हर लिस्ट में क्या होता है? एक नोड होता है, और नोड के दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? इन्फॉर्मर पार्ट, और एक लिंक पार्ट। एक इन्फॉर्मेशन पार्ट, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट में तो हमारे पास डाटा रहता है, और लिंक पार्ट में इट कंटेन द इंफॉर्मेशन, और वी कैन से एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट फ्री नोड इन द मेमोरी, कि दूसरा खाली नोड कहाँ पड़ा हुआ मेमोरी, उसकी इंफॉर्मेशन। और दूसरे के पास, और दूसरे से कहा, दूसरे के पास किसका होगा कि नेक्स्ट फ्री नोड कहाँ पे, उसका लिंक पार्ट में उसका एड्रेस, और डाटा पार्ट में उसकी अपनी इंफॉर्मेशन। लाइक हम ये कह सकते हैं कि आपको लिंक लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है नोट्स की फॉर्म में किया जाता है, और लिंक लिस्ट विल कवर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एरे। हम कह सकते हैं कि उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं एरे के वो कवर करता है। एरे में क्या है कि एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, कि जैसे हम आपसे कहें कि हम एक
जैसा एग्जाम्पल जनरली दिया रहता है कि हमारे टीचर हमको कभी मूवी दिखाने ले गए, तो वो अगर हमारे पास 40 लोगों को वो ले जा रहे हैं, तो 40 लोगों को वो ले गए, तो जो पिक्चर हॉल का मैनेजर था उसने पहली बार तो उनसे कह दिया कि हमारे पास एक ही रो में 40 टिकट हैं, तो उन्होंने जो टीचर्स थे उन्होंने 40 बच्चों को एक ही साथ बैठा दिया, तो इस तरीके से स्टोर हो गए। पर नेक्स्ट टाइम जब हम वो पिक्चर नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई न्यू मूवी बच्चों को दिखाने लेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक ही रो में 40 बच्चों की टिकट नहीं है, 40 सीट्स तो खाली पर एक रो में नहीं है, हॉल में अलग अलग रो में खाली हैं। अब 40 सीट्स तो खाली है पिक्चर हॉल में, बट हम कह सकते हैं कि एक ही रो में नहीं है। अब टीचर्स को क्या करना था, बच्चों को मॉनिटर भी करना, तो टीचर ने क्या करा, फर्स्ट जो बच्चा था उसके पास क्या कर दिया, एक स्लिप दे दी, स्लिप दे दी, उस स्लिप में उसका नाम, और दूसरा बच्चा दूसरे पार्ट में स्लिप में उसने उस बच्चे का नाम और रोड नंबर लिख दिया, उसका बच्चे का नाम और रोड नंबर लिख दिया जो दूसरी रो में जिस सीट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चे के बाद एक स्लिप हो गई जिसमें उसका नाम हो गया, और एक आधे पार्ट में उस बच्चे का एक प्रकार से लोकेशन होगा कि वो किस रो में किस सीट पे बैठा है। और दूसरे बच्चे को एक स्लिप दे दी, उसके पास उस स्लिप में उस बच्चे का तीसरे बच्चे का नेम एंड रो में सीट नंबर उसने लिख के रख दिया। इस तरह तीसरे बच्चे के पास उसने रख दिया। तो उसने क्या करा, सभी बच्चों को कनेक्ट कर दिया कि पहले बच्चे के पास किसकी इन्फॉर्मेशन हो गई उसकी स्लिप में, दूसरे बच्चे का किसके पास हो गई, तीसरे बच्चे की, और तीसरे बच्चे के पास किसके हो गई, चौथे। इस तरीके उसने सभी बच्चों की जो को आपस में कनेक्ट कर, तो लिंक कर लिया। इट इज़ कॉल्ड लिंक लिस्ट। आप कह सकते हैं ये एक अप्रोच है जिस तरीके से उसने सभी को डेटा को लिंक कर लिया। डेटा मेमोरी स्कैटर्ड वे में कहीं कहीं खाली पड़ी हुई थी, पर उसको लिंक करना था, उसने कर। तो जो पर्ची उसने हर बच्चे को दी, दैट इज़ कॉल्ड नोड, कि नोड में उसका नाम हाफ पार्ट में हो गया और दूसरे बच्चे का एड्रेस, किस सीट किस नंबर पे, ये इसी तरीके से लिंक लिस्ट में हम करते हैं कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है नोट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, तो जो नोट्स में होती है इन्फॉर्मेशन पार्ट में तो उसका डाटा स्टोर होता है, और लिंक पार्ट में नेक्स्ट फ्री नोट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम डायनामिकली जो नए नोट्स आते जाते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो आप एरे के कॉन्सेप्ट से आप उनका रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, है ना। बट हम आपसे कहें कि हमारे पास कल 50 लोगों के लिए आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, 50 लोगों के लिए फिक्स, हमको पहले से मान लो कि एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग ही हो सकते हैं। बट क्या ऐसा संभव है कि कल के दिन नए एम्प्लॉय भी ज्वाइन करेंगे और पुराने एम्प्लॉय रिटायर्ड भी होंगे? तो आपको ने एक बार फिक्स 50 लोगों के लिए रिकॉर्ड के लिए प्रोग्राम बना लिया है, पर ये 50 लोगों के लिए प्रोग्राम्स आगे बढ़ने घटने पे थोड़ी सही से काम करेगा। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि अगर हम लिस्ट पहले से हमको नहीं डिसाइड करना कितने लोग हैं, जैसे ही लोग नए आते जाए ऐड होते जाए, जैसे ही डिलीट होते जाए वो क्या हो, डिलीट होते जाए। तो लिंक लिस्ट के थ्रू हम ये काम डायनेमिकली कर सकते हैं कि जो नए लोग आएंगे वो ईजिली ऐड हो जाएंगे और जो पुराने लोग हैं ईजिली हट जाएंगे। हमको पहले से कोई मेमोरी रिजर्व करके नहीं रखना है, जैसे एरे में हम करके रखते हैं कि बाद में जैसे नया एम्प्लॉय ऐड हो जाए और पुराना हो तो वो क्या हो, हट जाए। तो ये काम कैसे कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बताया, ये एक प्रकार से टीचर कह सकते हैं, उसके पास यहाँ बच्चे की लिंक नेक्स्ट फ्री रूट का, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे का तीसरा लिंक, इस तरीके से, और लास्ट लिंक क्या हुआ, नल होगा, मतलब इसके आगे कोई एड्रेस नहीं स्टोर है। ठीक है, ओके। स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डेटा एलिमेंट लिंक टू वन अनदर, इसके थ्रू हम जोड़ सकते हैं एक दूसरे को। ईच एलिमेंट कॉल नोड विच हैज़ 2 पार्ट, इन्फो पार्ट एंड लिंक पार्ट। 2 टाइप भी हमारे पास लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक। सिंगल लिस्ट में हम कह सकते हैं कि जो लिंक पार्ट है उसके पास नेक्स्ट फ्री नोड की इंफॉर्मेशन होगी, पर अगर डबल लिंक लिस्ट है तो उसमें लिंक पार्ट 2 होते हैं, एक तो नेक्स्ट फ्री नोड की इंफॉर्मेशन रखता है, एक प्रीवियस फ्री नोट, क्योंकि अगला नोट कहाँ खाली है
और प्रीवियस नोड का, तो उसको इन्फॉर्मेशन ऐड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे कि लीनियर लिस्ट। और एक मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि यहाँ पे डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे हम कहें आपसे कि कहाँ गया डेटा टाइप, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, जैसे ही हम यहाँ पे जैसे लिस्ट है, लिस्ट यहाँ पे डेटा टाइप है तो इसके ऑपरेशन को सीमित होंगे, पर जैसे डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्टैक बनाने के लिए या क्यू बनाने के लिए या लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके ऑपरेशंस होंगे बहुत कुछ चेंज हो जाएंगे। कि यहाँ पर हम कई नई नई चीज़ें कर सकते हैं कि यहाँ तक तो हम लिस्ट में कहाँ ऐड करते थे, लास्ट में ऐड करते थे अपेंड से, अगर हम यहाँ चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं, शुरुआत में भी कर सकते हैं। तो लिस्ट की जैसे हम उसे लिस्ट लिंक लिस्ट में कन्वर्ट होगी तो उसके ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, या फिर हम किसी डेटा स्ट्रक्चर। अब आता है नेक्स्ट हमारा, तो ये जो स्टैक, क्यू, एरेज और लिंक लिस्ट थे हमारे कैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो जनरली हमारे सिलेबस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत इसका भी इंट्रोडक्शन दिया है नॉन लीनियर डेटा। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे लीनियर इसलिए बोल रहे थे, एक रेखीय फॉर्म में डेटा नोड 1 के आगे नोड 2, नोड 3, नोड 4 इस तरीके। पर अगर हम इन्हीं को नोड्स को एक के नीचे एक अरेंज कर दें ट्री शेप्स में, तो इट बिकम द ट्री। जैसे ये हमारा पहला नोड है, इसके नीचे ये 2 नोड आए, इस नोड के नीचे 2 नोड आए। तो जब भी हम इंफॉर्मेशंस को अरेंज तो इसी तरह से करते हैं नोड की फॉर्म में ट्रीज़ में भी, पर नोड्स का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, एक के नीचे एक हायरार्किकल ऑर्डर में आप कह सकते हैं। तो ये जैसे 6 तो हमारा नोड है, उसके नीचे 5 है, और 5 के नीचे कितने नोड, 3 और 2। तो ये जो 6 नोड है या जो 5 नोड है या 3 नोड है, 2 नोड है, ईच नोड हैविंग 2 पार्ट्स इंफॉर्मेशन और लिंक। तो 5th नोड है, तो 5th नोड के पास क्या हो जाएगा, इसके पास एक 3 का भी एड्रेस हो जाएगा और एक 2 का भी। तो इस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। जो नया नोड आएगा वो 3 के नीचे ही ऐड होगा। इस ट्री बनाने से हमारे पास क्या है, देखिए 2 पार्ट में हमारे पास हो गए। तो नई इन्फॉर्मेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें केवल लेफ़्ट में लगाना है कि राइट में, एक साथ पूरा टॉप से बॉटम स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और डायग्राम इज़ अ पर्सन फिट के लिए ट्री बनाया हुआ है कि अगर एज बिलो 30 है तो यस हो गया, उसके नीचे ईट्स लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज यस, अगर अनफिट भी हो सकता है, और यहाँ पे नो एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फिट कहलाएगा। तो एक प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर में हमारे डेटा को दिखाया गया है। तो जहाँ इस टाइप की एप्लीकेशंस होंगी, हमें इन्फॉर्मेशन को कहीं लेफ़्ट ट्री में लगाना है, राइट ट्री में लगाना है, या फिर इस तरीके का अरेंजमेंट करना है, तो हम ट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर हायरार्किकल रिलेशनशिप है। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड नोड विच हैज़ 2 पार्ट, इन्फो पार्ट एंड लिंक पार्ट। इसमें भी नोड वैसे होते हैं। टॉप मोस्ट को जैसे यहाँ पे 6 है, इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। एंड ट्री एंड बॉटम मोस्ट नोड को, ये जो इसके नीचे नोड्स आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इनकी लीव्स बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द ट्री, टॉप मोस्ट नोड, ये सब इसकी लीव्स। तो आज के लिए केवल इतना ही कि हमने आज में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्या इसके बारे में समझा, साथ ही साथ हमने देख सकते हो आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा। ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। सो नाउ फिर मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को समझा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इनको देखा। फिर मैंने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का एक डायग्राम देखा, इससे हमने ये समझा कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और फिर मैंने उनको एरेज, स्टैक और क्यू के बारे में जाना, और उसके बाद हमने क्या बनाया, लिंक लिस्ट को समझा और ट्री को समझा। लिंक लिस्ट जो ट्री है, तो हमारा ट्री हमारा क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको ये सभी समझ में आ गया होगा, और ये नया चैप्टर है, आप इसको बुक से भी स्टडी करें तो और समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।